हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। आज के इस वीडियो हम सब देखेंगे ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाय SR कांतवा बुक से एग्रोनॉमी का पार्ट 5। इससे पहले हमने 4 पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 99 तक हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 100 to 125 तक डिस्कस करेंगे और इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, रोहित वर्मा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। ये सारी वीडियो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपके सिलेबस या फिर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम, हर जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम ऑफ सिमिलर साइज in a crystal lattice of a soil clay without disrupting or changing the crystal structure of the mineral is termed as। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें अगर हम आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन का सिर्फ अर्थ समझ लेते हैं, हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक एक करते हैं। आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है सिमिलर इन फॉर्म एंड रिलेशन, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। यानी कि अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम ऑफ सिमिलर साइज इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए सॉइल क्ले विदाउट डिसरप्टिंग और चेंजिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल इन इज टर्म्ड एज। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप यहाँ से इस इमेज से बहुत अच्छे समझ सकते हैं। जैसे कि चीनी से चाय बनाई जाती है, उसकी जगह आप गुड़ से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूट होता है। यानी कि किसी एक की जगह पर उसी तरीके से समान गुण रखने वाले दूसरे पदार्थ का उपयोग करना। ठीक है, और आइसोमॉर्फिक का मतलब कि जैसा पहले वाला था उसी तरीके से। ठीक है, और क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम, यानी कि एक कण का दूसरे कण से रिप्लेसमेंट करना, प्रतिस्थापन करना, जो कि सिमिलर साइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज बीइंग यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन सीड ट्रीटमेंट। यानी कि जब आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देंगे, फंजीसाइड देंगे या फिर इंसेक्टिसाइड देंगे या फिर राइजोबियम देंगे। तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप एक शब्द याद रखिए, FIR। आप बहुत बार सुने होंगे, FIR हो गई उनके खिलाफ। ठीक है, तो इस शब्द को अगर याद रखेंगे तो यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। F फॉर यहाँ हो जाएगा फंजीसाइड, I फॉर इंसेक्टिसाइड और R फॉर राइजोबियम। यानी कि सबसे पहले फंजीसाइड देंगे, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, उसके बाद राइजोबियम से सीड ट्रीटमेंट करेंगे। ये करेक्ट सीक्वेंस होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रिप रस्ट ऑफ वीट। देखिए, ये स्ट्रिप रस्ट से ग्रसित एक वीट की लीफ है। अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कलर क्या है, येलो है। ठीक है, येलो है, और ये राउंड टू ओव्यूल स्ट्रक्चर में है, यानी कि गोल से थोड़ा सा अंडाकार इस तरीके से, और एक लाइन में आपको दिख रहा होगा। तो इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन पे जाएं तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, येलो, स्मॉल स्फेरिकल यानी कि छोटे गोल, टू ओव्यूल गोल से यानी कि अंडाकार, रप्चर्ड यूरिडोपास्यूल इन अ रो ऑफ लीफ। ठीक है, तो आपको ये सारे लक्षण इसमें दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये इसकी इमेज यहाँ पर लगा दी, जिससे कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाए कि इसका जो लक्षण होता है वो कैसा होता है। तो इस हिसाब से आप बहुत ही आसान तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स एंड वैरायटीज एंड सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी कि इसमें जो 3 ऑप्शन हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, लेकिन एक है जो उसमें गलत है। तो बार्ले का क्लिपर ये एक वैरायटी है, सही है। काउपी पूसा फाल्गुनी ये भी काउपी की वैरायटी है। कॉटन सुजाता ये भी कॉटन की वैरायटी है। लेकिन
जब हम बात करते हैं उपास 120 की, तो ये अरहर की प्रजाति है, अरहर की कजनस खजान की प्रजाति है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मैच करेक्टली नहीं है। ये अरहर की वैरायटी है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्रीन ग्राम, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर टिलरिंग स्टेज इन वीट, यानी कि वीट में टिलरिंग स्टेज के लिए जो आइडियल टेम्परेचर चाहिए वो कितना होना चाहिए। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द एलिमेंट विच डज नॉट इंटर इनटू परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट, यानी कि वो कौन सा तत्व है जो प्लांट के परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन में इंटर नहीं करता है। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस या फिर पोटेशियम। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेट्यू विद लिटिल ग्रोथ रेट एंड कंटिन्यूइंग एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन द प्लांट कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि प्लांट में जैसे जैसे ग्रोथ होती है, कंटिन्यू ग्रोथ होती है, वैसे वैसे उसमें न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन भी होता रहता है। आप ग्राफ से समझेंगे कि जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाती है, न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन या एकत्रीकरण भी बढ़ता जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, सीवियर डिफिशियंसी रेंज, टॉक्सिक रेंज, मॉडरेट डिफिशियंसी रेंज या फिर सफिशियंसी रेंज। तो इसी को क्या बोलते हैं, सफिशियंसी रेंज, यानी कि जितनी दर से आपके प्लांट की ग्रोथ होगी उसी दर से न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन भी होता रहता है। अगला क्वेश्चन। द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन, यानी कि सॉइल के एग्रीगेट फॉर्मेशन में जो मेजर सीमेंटिंग एजेंट है वो कौन सा है। लिपिड, प्रोटीन एंड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, पॉलीसैकेराइड या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या है, पॉलीसैकेराइड। एग्रीगेट, सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक जुती हुई भूमि है, जुती हुई भूमि है, लेकिन आप इस पर बार बार अगर जाएंगे तो नीचे की परत क्या हो जाएगी, ये कड़ी हो जाती है, या फिर इस पर ट्रैक्टर ले जाएं तो यहाँ पर क्या होता है, कड़ी हो जाती है, यानी कि जो सॉइल के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में इकट्ठे होकर इसे टाइट बना देते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोल सकते हैं, सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन। अगला, टेट्राजोलियन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, यानी कि टेट्राजोलियन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सीड प्योरिटी चेक करने के लिए, या फिर सीड जनरेशन के लिए, सीड वाइबिलिटी के लिए, या फिर सीड क्वालिटी देखने के लिए। तो टेट्राजोलियन, इसे टीजेड टेस्ट भी बोलते हैं, टीजेड टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये सीड की वाइबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ट्रू पोटैटो सीड, इसे कहीं कहीं पर TPS भी लिखा रहेगा, ट्रू पोटैटो सीड इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग, यानी कि 1 हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए ट्रू पोटैटो सीड की कितनी आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 100 ग्राम ओनली, ठीक है। बहुत ही कम सीड में ये 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग हो सकती है। अगला क्वेश्चन। सॉरी, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोथविन इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सा राज्य है जो मोथविन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या है, राजस्थान मोथविन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन। द सीड रेट ऑफ सीसम इज, सीसम यानी कि जिसे हिंदी में तिल बोलते हैं, इसका सीड रेट क्या है, यानी कि पर हेक्टेयर कितने सीड की रिक्वायरमेंट होगी। 2 से 3 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, या फिर 5 से 6 किलोग्राम। तो तिल के लिए 1 हेक्टेयर बीज की मात्रा कितनी होती है, 3 से 4 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन। द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इज इन द स्टेट, यहाँ पर डैश डैश है, आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि मस्टर्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
राजस्थान। क्लियर है? तो मोथबीन और मस्टर्ड दोनों का क्या हो गया? राजस्थान। अगला, द फ्रूट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज, यानी कि मस्टर्ड और रेप सीड यानी कि उसे मस्टर्ड भी बोलते हैं, उसका फ्रूट क्या कहलाता है? जैसे आप उसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से उसके फल लगते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से फल लगते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? तो इसे सिलिकुआ बोलते हैं, ठीक है। आप इंटर में भी अगर पढ़े होंगे तो इसे आपको पता होगा क्या बोलते हैं, सिलिकुआ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड, यानी कि पर्याप्त मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में, उपयुक्त अनुपात में जो सॉइल की कैपेसिटी होती है सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट, उसे क्या बोलते हैं? तो इसी को क्या बोलते हैं? सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता इसी को बोलते हैं। यानी कि जो सॉइल है वो कितनी सक्षम है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में एक उचित अनुपात में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट वाज गिवन बाय, तो इसका आंसर क्या होगा? डीजे निकोलस, जे.एस. कनवार, आर्नन स्टाउ या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्नन एंड स्टाउट। तो 3 प्रकार के क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। फर्स्ट है, अ प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द अब्सेंस ऑफ द एलिमेंट, यानी कि कोई भी पौधा एक एलिमेंट के अब्सेंस में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। अगला है, द एक्शन ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक विद नो अदर एलिमेंट बीइंग एबल टू कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट फॉर इट। देखिए, कुल 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 17 किस बेस पे बनाए गए हैं? यानी कि जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की जगह इन 17 में से कोई दूसरा एलिमेंट इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जैसे आप पहले क्वेश्चन में देखे थे कि चीनी की जगह गुड़ यूज कर सकते हैं, ऐसा अगर यूज कर सकते हैं तो फिर उसमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा, तो वो 17 की जगह 16 हो जाएंगे। यानी कि ये 17 एक यूनिक हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक नहीं है, ठीक है। फिर द एलिमेंट मस्ट बी शोन टू बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट, it must be constituent of a metabolic pathway or at least be required for the activity of essential enzyme. The element must be shown to be directly involved in the nutrition of the plant, यानी कि प्लांट के न्यूट्रिशन में उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां सूखने लगती हैं, ठीक है, तो यानी कि अगर नाइट्रोजन देंगे तो पत्तियां नहीं सूखेंगी, ये क्या है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ये करेक्टर उसमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्राइटेरिया हैं आर्नन एंड स्टाउट के अनुसार, ठीक है, और कुल 17 एलिमेंट होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट। अगला क्वेश्चन, पोटैटो इज अ, यानी कि आलू है एक मॉडिफाइड स्टेम या फिर मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड लीफ और मॉडिफाइड फ्लावर। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम होता है, रूट नहीं होता है, ठीक है। अगला, द मेथड ऑफ इरिगेशन एम्प्लॉयड वेयर सरफेस इज अनडुलेटिंग। अनडुलेटिंग मतलब एक तरीके से कह सकते हैं समतल ना हो, उबड़ खाबड़ इस तरीके से कोई सरफेस हो मृदा की। तो यहाँ पर सिंचाई की कौन सी मेथड यूज करेंगे? फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर सब सरफेस इरिगेशन। तो इसके लिए बेस्ट मेथड क्या होता है? स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर बौछारी सिंचाई भी बोलते हैं। क्लियर है? अगला, तो सबसे ज़्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन इंडिया में कहाँ होता है? राजस्थान में। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ड्रिप इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन होता है। और राजस्थान स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ होता है? राजस्थान में। द डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा, यानी कि बाजरा की बुआई के लिए कितनी गहराई पर सीड को रोपते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 से 2 सेंटीमीटर।
सीड की जो बुआई होती है वो 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में करना चाहिए। विच इज जनरली यूज फॉर करेक्टिंग सॉयल एसिडिटी, यानी कि मृदा अम्लता को सही करने के लिए निम्नलिखित में से क्या हम यूज करते हैं? जिप्सम करते हैं, या फिर लाइम करते हैं, या फिर आयरन पायराइट करते हैं, या फिर जिप्सम और लाइम दोनों करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइम, चूना। तो सॉइल की एसिडिटी को सही करने के लिए क्या यूज किया जाता है? लाइम यूज किया जाता है। अगला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग अ कैच क्रॉप, कैच क्रॉप को उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक मेन क्रॉप है फूल गोभी की, और बीच में मूली या फिर आप धनिया उगा सकते हैं, ठीक है। तो इस मूली या धनिया का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि देखो, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन डी, गेट एन एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक अलग से इनकम भी आपको मिल जाए और इन्वेस्ट भी ना करना पड़े। यही इसका मेन उद्देश्य होता है कैच क्रॉप का। यानी कि जैसे फूल गोभी की जो मेन क्रॉप है उसकी अपेक्षा मूली या धनिया, ये सब अगर धनिया पत्ती के लिए यूज कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो उसके मैच्योरिटी टाइम में, यानी कि फूल गोभी के मैच्योरिटी टाइम में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। आप इस बीच में एक अलग से फसल ले लिए बिना किसी अलग से इन्वेस्टमेंट के, बस आपको सीड रोपाई करनी है और आपको एक अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है बिना किसी अलग से इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बायोरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957, यानी कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो 1957 में आया था उसके अनुसार यूरिया में बायोरेट की मात्रा किससे या फिर कितने % से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1.5%, 1.5% से ज़्यादा बायोरेट की मात्रा यूरिया में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, बंड फार्मर इज यूज्ड फॉर मेकिंग, यानी कि बंड फार्मर का यूज किसके लिए, क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो ये तो आपको सीधे दिख रहा है। बंड फार्मर का मतलब क्या होता है? जिससे बंड बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है बंड बनाने के लिए इसका यूज होता है। ये तो समझ लीजिए आउट क्वेश्चन है। अगला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड इज, यानी कि सेम प्रकार के, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जो आपस में जोड़ता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो एडिशन, मेट्रिक फोर्स, कोहेजन, या फिर नन ऑफ दीज। आप इसे कजिन से याद रखिएगा। कजिन यानी कि वो एक ही परिवार के लोग होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कजिन बोलते हैं। जो भाई भाई होते हैं, लेकिन जैसे पिताजी आपके 2 भाई हैं तो दूसरे पिताजी के लड़के आपके क्या हो जाएंगे? कजिन। तो एक तरीके से याद रखने का एक तरीका हो सकता है कि एक ही परिवार के या फिर एक ही प्रकार के जो आपस में जोड़ रहा है, वो संबंध क्या है? कजिन का है, ठीक है। तो आप कोहेजन, कजिन से कोहेजन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है। अगला, द अपर लिमिट ऑफ द सॉयल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ इज, इसका एक अलग से लेक्चर रितेश सर ने बनाया था, आप वहाँ अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा सॉयल वाटर अवेलेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? फील्ड कैपेसिटी है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो पूरा वीडियो देख ही लीजिए, तो उससे आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फील्ड कैपेसिटी कहते किसे हैं? फील्ड कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉयल मॉइस्चर और वाटर कंटेंट हेल्ड इन द सॉयल आफ्टर excess water has drained away and the rate of downward movement has decreased, यानी कि जो एक्सेस वाटर, जैसे मान लीजिए बरसात हुई तो 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे कि जो पानी भी है पूरा बह चुका है और पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट भी क्या है? स्लो हो चुका है। तो उसी को क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। A device for measuring percolation and leaching losses from a column of soil under controlled condition is known as, यानी कि
उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो परकुलेशन और लीचिंग को मेजर करने के लिए एक कंट्रोल कंडीशन में यूज किया जाता है। तो इन्फिल्ट्रोमीटर, साइक्रोमीटर, इवेपोरीमीटर या फिर लाइसीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाइसीमीटर। यहाँ पर अगर परकुलेशन को आप देखेंगे, परकुलेशन किसे बोलते हैं? परकुलेशन इज डिफाइंड एज द स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द पोर्स इन द सॉयल परमिएबल रॉक्स, सॉयल और परमिएबल रॉक्स, यानी कि मृदा में या फिर जो स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है थ्रू पोर्स, थ्रू सॉयल पोर्स, इसी को क्या बोलते हैं? परकुलेशन बोलते हैं। लेकिन लीचिंग में प्लांट न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, लीचिंग इज द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि लीचिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड है या फिर वाटर से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किससे है? प्लांट न्यूट्रिएंट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।